Hello friends, welcome to our channel ICSE Easy Learn. So today we are going to do a very new chapter and the name of the story is Kaki, that is part number 2 in your Sahitya Saga book. So let's start this one. It's a very interesting story and I think you'll just enjoy it. So let's start. So before starting, the story, we will read about the author or the writer, that is सिया राम शरण गुप्त. ठीक है, सिया राम शरण गुप्त क्या थे, जो काकी हमारा साहित्य सागर के अंदर जो हमारी स्टोरी है उसके क्या हैं, उसके राइटर हैं. तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि अगर आप क्लास 10th में हो तो जो ऑथर है उसका जो फर्स्ट पेज है, मीन्स इसके अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं, दे आर आस्किंग द ऑथर नेम, और कुछ चीज़ें आपको इसमें याद करनी पड़ेंगी क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकती हैं. तो सियाराम शरण गुप्त का जन्म झांसी के निकट, ओके, झांसी के निकट, निकट का यहाँ पे क्या मतलब है, मीन्स पास. तो झांसी के पास क्या है, चीर गांव है, वहाँ पे सन 1895 में हुआ. तो सियाराम शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ, झांसी में हुआ. झांसी में चीरगांव है, ठीक है, झांसी के पास, तो वहाँ पे हुआ था. ठीक है, और ईयर कौन सा था, 1895 के अंदर. आपका मतलब सियाराम शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने घर पर ही गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी भाषा सीखी. तो ये चीज़ें आपको याद करनी है कि इन्होंने प्रारंभिक मीन्स जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसको पूरा करने के बाद इन्होंने घर पर 3 जो भाषाएं हैं वो सीखी. कौन सी, गुजराती, अंग्रेजी एवं हिंदी. तो ये भाषाएं इन्होंने घर पे रहकर सीखी. ठीक है, गुप्त जी मीन्स जो सियाराम गुप्त जी थे, विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा से आजीवन प्रभावित रहे. मतलब कि जो ये टॉपिक्स थे, विश्व प्रेम हो गया, विश्व शांति हो गया, सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, इनमें इनकी खुद की भी रुचि थी और इन मतलब कि जो टॉपिक्स थे इनके एक तरीके से फेवरेट हम कह सकते हैं, या फिर ये इन मतलब जो 4 चीज़ें हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, विश्व प्रेम, विश्व शांति, सत्य और अहिंसा, ये इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा ये इन 4 टॉपिक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते थे. ठीक है, तो इनके साहित्य में दरिद्रता, कुरीतियों के विरुद्ध आक्रोश जैसे भावों की बहुलता है. दरिद्रता मतलब कि जो पॉवर्टी होती है, कुरीतियों मीन्स करप्शन होगा, ऐसी जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो पॉवर्टी होगी, इनके विरुद्ध, इनके खिलाफ आक्रोश मीन्स जोश जैसे भावों की बहुलता है. बहुलता मीन्स एक लार्ज अमाउंट में इनके अंदर जोश था. दरिद्रता और कुरीतियों मीन्स जो पॉवर्टी हो गई, करप्शन हो गया, जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उनके विरुद्ध इनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश था. इसीलिए फिर इन्होंने राइटिंग स्टार्ट की. ठीक है, गुप्त जी को दीर्घकालीन साहित्य सेवाओं के लिए सन 1962 में सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया. अब देखिए, जो गुप्त जी थे को दीर्घकालीन, अब यहाँ पे दीर्घकालीन का मतलब क्या है कि मतलब कि एक लॉन्ग पीरियड के लिए, ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सालों तक जो साहित्य में अपनी सेवाएं दी, मतलब कि जो साहित्य के लिए कार्य किया. ठीक है, तो उसके लिए इनको सन मीन्स ईयर 1962 में क्या मिला, सरस्वती हीरक जयंती, मीन्स उस दिन सरस्वती हीरक जयंती थी और उसके अवसर पर उनको सम्मानित किया गया था. ठीक है, और इन्हें नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी द्वारा सुधाकर पदक से भी विभूषित किया गया. ठीक है, तो सबसे पहले इन्हें 1962 में इनके दीर्घ मीन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ सर्विस इन द इन द हिंदी साहित्य, उसके लिए इन्हें सरस्वती हीरक जयंती के अवसर पर सम्मानित किया गया. फिर इन्हें नागरी प्रचारिणी भी दी गई. कब दी गई इनको, सभा वाराणसी द्वारा सुधारक पदक से भी. अच्छा, ठीक है, तो इन्हें नागरी प्रचारिणी मिली और सभा जो वाराणसी की सभा थी उनके द्वारा इनको सुधाकर पदक का मतलब क्या है कि इनके जो साहित्य थे, जब आप इनकी he has written a wide collection of the stories, poems and all that.
And when you will go in deep and read about, you know, his different I can say that sahitya also, stories also, you know, all the things which he has written, then you will see that he is like, you know, he is of improving nature. Whenever we read that things, you know, जब भी हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हाँ, हमारे अंदर एक, you know, हमारे माइंड के अंदर होता है कि मतलब सोचने पर हमें वो चीज़ें मजबूर करती हैं, ठीक है। इसका मतलब उन्हें हम कह सकते हैं इम्प्रूविंग नेचर जो था इनका राइटिंग का था, तो इसीलिए इन्हें सुधारक जो पदक है वो भी दिया गया, ठीक है, से भी विभूषित किया गया, ठीक है। 9 मार्च को, सो 9 मार्च 1963 को इनका निधन हो गया। मीन्स इनकी डेथ कब हुई? 9 मार्च 1963। ओके, सो दिस यू हैव टू लर्न फॉर द MCQs। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब आपको इनके कुछ कार्य भी याद होने चाहिए, जैसे कि अनाथ, आद्रा, ठीक है, दुर्वोदल, इनके काव्य खंड हैं। तो ये इनके काव्य जो खंड हैं वो हैं, ये तीनों आपको नाम याद होने चाहिए। मानुषी इनकी कहानी संग्रह है, ठीक है। नाटक इन्होंने किया है पुण्य पर्व, ठीक है। इनकी कविता संग्रह है अनुरूपा तथा अमृत पुत्र, ठीक है। और इनके उपन्यास कौन सा है? नारी और गोद, ठीक है। और इन्होंने निबंध मीन्स एसेज भी लिखी हैं, झूठ सच, ठीक है। गुप्त जी की भाषा सरल, सहज तथा व्यवहारिक है, ठीक है। अब देखो, ये चीज आपको याद रखनी है कि उनकी भाषा क्या है? सरल, बहुत सिंपल, सहज है और व्यवहारिक है। अब ये चीज अभी आपने याद की है, लेकिन जब हम जो ये स्टोरी है इसको पढ़ेंगे, ठीक है, साहित्य के अंदर हम जब गहराई से जाएंगे तो आपको ये चीज़ खुद रियलाइज होगी कि उन्होंने अपनी जो भाषा है उसको कितना सिंपल रखा है और कितना अच्छे से सब कुछ बताया है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी, यू नो, सिंपल वन, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरी वर्ड मीनिंग आउट है, तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं। यू नो, आई थिंक यू ऑल्सो हैव, यू नो, लेस टाइम फॉर दैट, सो we must be doing it fast. Okay, so the name is काकी। तो स्टार्ट करता है। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है, यहाँ पे एक दिन का, यू नो, वर्णन किया हुआ है। तो उस दिन क्या हुआ? बड़े सवेरे मीन्स मतलब जल्दी, ठीक है, सुबह के टाइम शामू की नींद खुली तो उसने देखा, तो शामू की उस टाइम पे नींद खुली तो उसने क्या देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। कोहराम का मतलब क्या है कि मतलब, यू नो, हर जगह रोना पीटना, ठीक है, और मतलब कि दुखी है और मतलब कि सारे लोग रो रहे हैं इस तरीके से, ठीक है, मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है, ठीक है। और जो उसकी माँ है, किसकी माँ? शामू की जो माँ है वो नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि शामू की माँ है वो भूमि शयन मतलब भूमि पर लेटी हुई हैं और ऊपर से नीचे तक उनके ऊपर क्या है? एक कपड़ा है, और वो किसके ऊपर है? वो एक कंबल के ऊपर है, ठीक है। और घर के सब लोग, घर के जितने भी लोग हैं उसे घेर कर, मीन्स उसे चारों तरफ से घेर कर बैठे बड़े करुण मीन्स उदास ढंग से विलाप कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। लोग जब उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, अब देखो उमा, तो शामू की जो माँ है उसका नाम क्या है? उमा। तो लोग जो चारों तरफ बैठे हुए थे वो जब उमा में शामू की माँ को शमशान, तो यहाँ पे शामू की माँ कौन है? उमा। तो जब लोग उमा को शमशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, अब देखो शमशान मतलब कि इसका मतलब क्या है कि जो शामू की माँ है उमा, उसकी डेथ हो चुकी है और लोग उन्हें शमशान लेके जाने के लिए भी जा रहे हैं। तब शामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। अब यहाँ पे उपद्रव का मतलब क्या है कि एक तरीके से कह सकते हैं कि बड़ा एक तरीके से नाटक किया और उनको रोका कि भाई माँ को मत लेके जाओ, ठीक है।
लोगों के हाथ से छूटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। बोला, ठीक है, तो लोगों के मतलब जो हाथ पकड़े हुए थे लोगों ने, ठीक है, जो जिन हाथों से उन्होंने शामू को पकड़ा हुआ था वो हाथ छुटाकर वो उमा के ऊपर जा गिरा। और फिर क्या बोला कि काकी सो रही है। अब काकी क्या है? काकी शामू जो है वो अपनी माँ को काकी कहता है, ठीक है, और अपने पापा को वो काका कहता है, ठीक है। तो काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं न जाने दूंगा, ठीक है। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए, काकी के दाह संस्कार में उसे नहीं जाने दिया, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि शामू जो है वो काकी के दाह संस्कार में नहीं गया था, ठीक है। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही और जब तक जो लोग थे वो उमा को लेकर शमशान चले गए, ठीक है। तो यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है, तो क्या हुआ, जो बुद्धिमान गुरुजन वहाँ पे प्रेजेंट थे, उन्होंने शामू को समझाने की कोशिश की कि भाई जो आपकी काकी है, जो आपकी माँ है, वो कहाँ पे गई है, मामा के घर गई है। परंतु असत्य के आवरण, आवरण का मतलब क्या है कि असत्य के पर्दा, जो मीनिंग दे रखा है बुक के नीचे आप देखोगे पेज पे, तो परंतु असत्य के आवरण में मतलब कि असत्य के पीछे या फिर असत्य के पर्दे में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका। इसका मतलब क्या है कि शामू को पता चल गया, ठीक है, जो झूठ था, ठीक है, तो सच के सामने झूठ नहीं टिक सकता है, इसका ये मतलब है। और शामू को वो चीज़ पता चल गई कि भाई उसकी काकी जो है वो कहीं मामा के नहीं गई है, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि उसे यह जो चीज़ है वो कहाँ से पता चली। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही वह प्रकट हो गई। अबोध, अबोध का यहाँ पे मतलब क्या है कि जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो अबुद्धिमान जो बालक थे उनके मुंह से वो प्रकट हो ही गई, मतलब ठीक है, उनके मुंह से वो निकल ही गई और शामू को वो चीज़ पता चल गई, ठीक है। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन मतलब कि उसके जो आंसू थे, ठीक है, तो क्रमशः शांत हो गए, मतलब कि उसके आंसू तो शांत हो गए परंतु शोक शांत ना हो सका, ठीक है। मतलब ऊपर से तो वो ठीक है शांत हो चुका था, बट जो शोक उसके दिल के अंदर था वो अभी शांत न हो सका था। वर्षा के अनंतर मतलब कि वर्षा के बाद 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है, वैसे ही उसके अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। तो देखो अब यहाँ पे जो हमारा शामू है उसकी जो स्टेट ऑफ कंडीशन है उसको किससे कंपेयर किया गया है, उसको देखो उसको एक सीन से कंपेयर किया गया है कि जब भी बारिश आती है, बारिश के चले जाने के बाद पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, 2-3 दिन में जो पानी होता है वो अगोचर मतलब कि पानी जो होता है वो गायब हो जाता है ऊपर से, परंतु जो अपनी पृथ्वी है उसके अंदर, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिन तक बनी रहती है। बट जो पृथ्वी के अंदर है वहां पे जो पानी है वो रहता है, ठीक है, बहुत दिनों तक। तो वैसे ही तो उसी तरह अंतस्थल मीन्स अंदर, ठीक है, दिल के अंदर, तो उसके अंतस्थल में, उसके मतलब कि शामू के अंतस्थल में वह शोक जाकर बस गया था। वह प्राय अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता, मतलब वो शून्य मन से कुछ ना सोचते हुए दुखी मन से वो आकाश की तरफ देखता रहता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी, न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। तो एक दिन क्या होता है, वो आसमान की तरफ देख रहा था और उसने देखा कि एक पतंग उड़ रही है, ठीक है, और उसको देख के उसने पता नहीं क्या सोचा, बट उसको देख के उसका जो हृदय था
जो उसका हार्ट था, जो उसका दिल था, वो एकदम खिल उठा। ओके, विश्वेश्वर के पास जाकर बोला। अब विश्वेश्वर कौन है? विश्वेश्वर इसके पापा यानी काका हैं। तो उनसे जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगवा दो। ठीक है, तो ये बात हुई। अब नेक्स्ट चलते हैं। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनसक रहा करते थे। तो पत्नी की मृत्यु में मतलब कि उमा की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनसक, इसका मतलब क्या है कि उनका जो दिल था वो कहीं नहीं लगता था। ठीक है, तो वो इस तरीके से रहा करते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वह उदास भाव से कहीं और चले गए। तो उनका मन कहीं नहीं लगता था। जब शामू ने कहा कि मुझे पतंग चाहिए, तो उन्होंने ठीक है कहकर उदास भाव में थोड़ा उदास होकर और वो वहां से चले गए। ठीक है, शामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। उत्कंठित का मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक ना सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट है। तो शामू से रहा ना गया, उसे पतंग चाहिए था। ठीक है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो वो अपनी जो इच्छा है, जो विश है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। तो एक जगह खूंटी पर, कहाँ पर? खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। मीन्स उसके पापा का कोट टंगा हुआ था। उसने थोड़ा इधर उधर देखा और फिर एक स्टूल सरकाकर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टूल सरकाकर, क्या सरकाकर? स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर जो कोट है उनकी जो जेबें हैं उनको टटोलने लगा। और उनमें से कितने रुपए का आविष्कार हुआ? एक चवन्नी। ये आपको याद रखना है, एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया। ठीक है, सुखिया दासी का लड़का भोला शामू का सम्य व्यसक साथी था। सुखिया दासी का लड़का, ठीक है, जिसका नाम क्या था? भोला। ठीक है, वो शामू का क्या था? समवयस्क, मतलब कि उसकी उम्र का साथी था। ठीक है, उसी की एज का था लगभग। शामू ने उसे चवन्नी देकर कहा। अब शामू ने भोला को चवन्नी दी और बोला, अपनी जीजी मतलब ओके, शामू ने भोला को कहा कि तू अपनी बहन से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगवा दो। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। ठीक है, आई बात समझ में? तो शामू ने भोला को चवन्नी दी और कहा कि तुम जाकर अपनी बहन से एक पतंग और डोर मंगवा लो और अकेले में लाना, किसी को पता ना चल पाए। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। तो वो डोर बांध रहे थे। शामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ। ठीक है, वो बांध रहे थे अंधेरे घर में। तभी शामू धीरे से भोला को कहता है कि अगर तू किसी को ना बताए तो क्या मैं तेरे को एक बात बताऊं? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, किसी से नहीं कहूंगा। तो भोला कहता है कि हाँ बताओ, मैं किसी से नहीं कहूंगा। शामू ने सिर हिलाकर कहा। फिर शामू सिर हिलाकर क्या कहता है? मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा। ठीक है, अभी शामू बता रहा है अपने दिल की बात कि हाँ, अभी हमें पता चलेगा कि स्टार्टिंग में जब शामू ने पतंग देखी तो वो इतना खिल क्यों उठा। तो अभी रीजन क्या है वो बता रहा है भोला को कि मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं? हम एक मासूम से बच्चे को देख रहे हैं जो शामू के अंदर जो शामू एक कि जो फीलिंग्स हैं उसकी, ठीक है, जो उसका मतलब कि हम कह सकते हैं जो उसका भोलापन है वो हमें दिख रहा है कि वो क्या कह रहा है कि भाई ये पतंग है, मैं राम के यहाँ भेजूंगा, इसे पकड़कर काकी नीचे आएंगी। ठीक है, तो फिर कहते हैं उसके मन में सोच रहे कि भाई मैं लिखना भी नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। ठीक है, तो ये सब। तो भोला शामू से अधिक समझदार था। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भोला और शामू में से कौन अधिक समझदार था? तो भोला था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है परंतु एक कठिनता है। ठीक है, बात तो सही है पर एक कठिनता मतलब एक कठिनाई है इसके अंदर।
ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। अब देखो समझदार वो शामू से है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो भोला है वो शामू से अधिक समझदार है, बट भोला है तो बच्चा ही, तो वो भी अपने भोलेपन में क्या कहता है कि बात तो बहुत अच्छी है परंतु एक कठिनता है, ये डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है, पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। शामू गंभीर हो गया। अभी शामू को लगा कि भाई ये बात सही है, ठीक है, मतलब यह है कि बात लाख रुपए की सुझाई गई है, ठीक है, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए, पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं वह उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे। उस दिन शामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई, ठीक है। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर की कोट से 1 रुपया निकाला। अब सेकंड टाइम उसने कितने रुपए निकाला? 1 रुपया ले जाकर भोला को दे दिया और बोला, देख बोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियां मंगा दे, एक रस्सी ओछी पड़ेगी, ओछी का मतलब क्या है यहाँ पे, छोटी पड़ेगी। जवाहर भैया से मैं कागज पर काकी लिखवा रखूंगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो अब ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाई जो कि काकी जो था कागज पे वो किससे लिखवाया, तो वो जवाहर भैया से लिखवाया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। प्रफुल्ल मीन्स खुश, ठीक है। तो 2 घंटे बाद मतलब कि ठीक है, भोला रस्सी लेने गया था और जो शामू था वो क्या करने गया था, कागज पे जवाहर भैया से काकी लिखवाने गया था। तो फिर 2 घंटे बाद वो आए वहां पे कोठरी में, और मतलब बड़े खुश मन से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात, ठीक है, अकस्मात मतलब कि एकदम शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां घुसे, ठीक है। तो एकदम अचानक क्या हुआ, शुभ कार्य में मीन्स अच्छा कार्य हो रहा था, में विघ्न मीन्स उसमें कठिनता, उसमें रुकावट की तरह उग्र रूप मीन्स गुस्से में, उग्र रूप धारण की मीन्स गुस्से में विश्वेश्वर वहां आ घुसे। भोला और शामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। अभी वो गुस्सा थे और भोला और शामू को धमकाकर बोलते हैं कि तुमने कोट से पैसे निकाले हैं क्या। तो भी भोला सब कप पाकर, ठीक है, तो भोला सकप काकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। मुखबिर का यहाँ पे मतलब क्या है, मतलब कि सब कुछ वो बताने लगा, ठीक है। एक ही डांट पड़ते ही भोला सब कुछ बताने लगा, ठीक है। बोला, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगवाने के लिए निकाला था, ठीक है। अभी विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा। अभी यार ये भी याद कर लो कि कितने तमाचे मारे, तो 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीखकर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली, ठीक है। तो 2 तमाचे पहले जड़े, उसके बाद फिर थोड़े और मारा और फिर अपने जो कान है वो मला और फिर उसके बाद पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी, ठीक है। अब यहाँ पे हतबुद्धि का मतलब क्या है, जो कुछ सोच पाने की अवस्था में ना हो, मतलब कि हम कह सकते हैं कि कंफ्यूज्ड होकर, ठीक है, एक तरीके से नब होकर वो वहीं पे खड़ा रहा, और जब उसने जो पतंग फाड़ी थी उसको देखने लगा, उसको उठाकर देखी तो उस पर क्या लिखा हुआ था, काकी, ठीक है। तो ये था आज का पार्ट। आई थिंक आपको समझ आया। इफ़ देयर इज़ एनी डाउट यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन फॉर श्योर।
So we will be having, one more video on this topic only from the workbook of the Sahitya Sagar of this particular chapter only. So I hope it's helpful, and if it is really, then you can comment downside, and if there is any suggestion, any good comment or any improve, the suggestion that can improve, whether we can improve the quality or the teaching method, so please write down that also. Any doubt you can write down, and so subscribe to our channel ICSE Easy Learn. We are, very much near to 1K, and I hope, it would be sooner. So like this video, share it with all your friends. Best of luck for your exams, and if there is, lack of time, then you can just have it in 2x speed. you know so thank you. Bye bye. Take care.